हाँ जी। कैसे हो आप सब? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? एडवांस वर्ब जी अपना चैप्टर चल रहा है, जिसकी अपन ने दो क्लासेस कर ली। पहली क्लास में हमने पार्टिसिपल पर जो बनने वाले एरर थे वो देखे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, उनकी पैसिव फॉर्म, है ना, इस टाइप के एरर देखे। दूसरी क्लास में हमने जेरेंड पर बनने वाले एरर देखे, कुछ इन्फिनेटिव के भी देखे। आज अपन करेंगे अपने इन्फिनेटिव वाले पोर्शन को खत्म, और एक टॉपिक होता है जी कॉजेटिव वर्ब, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ, करें शुरुआत। 1 मिनट देना भाई मुझे ना। हाँ जी, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल ग्लिच था। क्लास अभी ज्वाइन करी है बच्चों ने, काफियों ने ना। चलो जी, चैप्टर चल रहा था जी अपना एडवांस वर्ब। आज इसकी तीसरी और लास्ट क्लास है। आइए जरा पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखो, अपने को ना रूल कह लो, रूल पढ़ना है ये वाला, कि ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उस बात को समझने के लिए, आखिर ऐसा क्यों करते हैं इस बात को समझने के लिए, अपन थोड़ी सी बेसिक्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉजिक बताना ना, रटाना हो तो काम खत्म है। रटाना हो तो ये रूल है, ये सेंटेंसेस हैं, इनमें टू कटवा दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे दे वॉज्ड हिम टू परफॉर्म, नहीं दे वॉज्ड हिम परफॉर्म आएगा। ठीक, रट के करना हो तो वॉच वर्ब है, उसके बाद जो इन्फिनेटिव होता है वो बेयर फॉर्म में आता है, तो अपन इस टू को ड्रॉप कर दें अगर रट के करना है तो, है ना। लेकिन रट के करने से कुछ समस्याएं होती हैं, जैसा कि हम पहले आज तक देखते आए हैं। इसलिए हम रट के नहीं करेंगे, हम इसको समझ के करेंगे। ये चार सेंटेंसेस हैं जिनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप तोड़ ना पाओ,
क्योंकि सबका सब पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो आप एक काम करिए, इन चारों सेंटेंसेस को ब्रेक करिए, देखने की कोशिश करिए कौन सा शब्द क्या काम कर रहा है। करो इसको, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, किया भाई। रजत इज अ टीचर, रजत इज रिच। अगर इसको हम देखें तो रजत आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये नाउन है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करे। कोई समस्या? सेम ऐसे ही इसमें रजत सब्जेक्ट हो गया, इज आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये रिच जो एडजेक्टिव है इसने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर दिया। कोई समस्या? ये बातें तो अपन ने जब कोर्स शुरू किया था उसके दूसरी क्लास में पढ़ ली थी, हाँ के ना। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। दे अपॉइंटेड मिस्टर गुप्ता देयर प्रेसिडेंट। अगर आपको वर्ब चैप्टर याद है, दे नेम्ड देयर सन सोहन, कुछ याद आया? दे अपॉइंटेड मिस्टर गुप्ता देयर प्रेसिडेंट, कुछ याद आया? तो उन्होंने अपॉइंट कर दिया मिस्टर गुप्ता को उनका प्रेसिडेंट, उन्होंने अपॉइंट कर दिया मिस्टर गुप्ता को उनका प्रेसिडेंट। आ रही बात समझ में? यहां पे जरा देखने की कोशिश करो, दे सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड वर्ब है, उन्होंने अपॉइंट कर दिया मिस्टर गुप्ता को उनका प्रेसिडेंट। तो यहां पे ये मिस्टर गुप्ता क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने मिस्टर गुप्ता को उनका प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। तो ये वाला जो शब्द है, जैसे इसको मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। इसको मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। ऐसी ही बात करूं तो ये जो देयर प्रेसिडेंट है ये मिस्टर गुप्ता के बारे में कुछ बता रहा है, हाँ कि ना। उन्होंने मिस्टर गुप्ता को उनका प्रेसिडेंट बना दिया, उन्होंने मिस्टर गुप्ता को उनका प्रेसिडेंट बना दिया। कुछ याद आया? ये कुछ वर्ब थी, अपॉइंट हो गया, इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, नेम हो गया, कॉल हो गया, मेक हो गया। ये कुछ ऐसी वर्ब थी जिसमें आप किसी को कुछ बनाते हो, है कि ना। किसी को कोई नाम देते हो, किसी को कोई पोस्ट देते हो, किसी को कुछ बनाते हो। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर थे, ऐसी वर्ब थी जिनमें स्ट्रक्चर ऐसे बनते थे कि ऑब्जेक्ट के बाद आप कुछ लिख रहे हो तो इसको अपन क्या बोल रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे। क्लियर हुई इतनी बात? देयर क्या बना? देयर बना आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ऐसे ही अगर इस सेंटेंस की बात करूं, रेगुलर एक्सरसाइज मेड हिम फिट। रेगुलर एक्सरसाइज ने उसे फिट बना दिया, रेगुलर एक्सरसाइज ने उसे फिट बना दी। तो अब फिर से वैसे ही टूटेगा ये भी। रेगुलर एडजेक्टिव हो गया, एक्सरसाइज सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया। रेगुलर एक्सरसाइज ने उसे फिट बना दी, रेगुलर एक्सरसाइज ने उसे फिट बना दी। तो हिम क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। और ये फिट क्या है? फिट क्या है? फिटनेस नाउन होता है, फिट एडजेक्टिव होता है। ये जो फिट एडजेक्टिव है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन और एडजेक्टिव दोनों बन सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन और एडजेक्टिव बन सकते हैं। क्या इतने पोर्शन में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? कुछ नया नहीं है इसमें, फिर बता देता हूं मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें एक ये रूल पढ़ना है।
ठीक है, हमें एक ये रूल पढ़ना है, इस रूल के पीछे का हमें लॉजिक चाहिए कि आखिर ये रूल क्यों बना, और उस रूल के पीछे के लॉजिक को समझने के लिए, इस रूल को कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए, लॉजिकली समझने के लिए हम ये सारी कार्यस्तानी कर रहे हैं। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिनके यूज से मैं उस रूल को लॉजिकली आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये जो दो सेंटेंसेस आपको, ये जो चार सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, पहले दो में मैंने आपको जैसे याद कराया कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, ऐसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं बताया मैंने अभी आपको। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले सेंटेंसेस को देखो, ये आपके लिए हो सकता थोड़ा सा विचित्र हो, अजीब हो। ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, एक बार इसको देखना, इसको तोड़ने की कोशिश करना, क्या हो रहा है इसमें। हाँ जी, वी सॉ हिम डांसिंग, कुछ कुछ याद आ रहा है? अपन ने पिछली क्लास में देखा, जब हम रूम में एंटर हुए, हमने उसको पाया हमने उसको पाया चेयर पर बैठे हुए। ऐसी सेंटेंस था, जैसे ही हम उसके रूम में एंटर हुए, हमने पाया उसको जमीन पर पड़े हुए। कुछ याद आ रहा है? किसी को किसी पर्टिकुलर अवस्था में जब आप देखते हो, पाते हो, तो उसके लिए क्या, कैसे स्ट्रक्चर तोड़ते हैं अपन? ये वी सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गया। ठीक है, हमने पाया उसको नाचते हुए, हमने पाया, या सॉरी, हमने देखा उसको, वी फाउंड हिम डांसिंग अगर लिख देते तो हमने पाया उसको नाचते हुए, वी सॉ हिम डांसिंग, हमने देखा उसको नाचते हुए। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो इस पर्टिकुलर अवस्था में, या कह लो इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ये पर्टिकुलर एक्शन करते हुए, तो ये जो शब्द है, ये पहली बात तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, ये आप प्रोनाउन चैप्टर में ही पढ़ चुके हो, और इससे जस्ट जो पिछली क्लास थी उसमें भी आपका इसका रिवीजन हो गया। हाँ क्या ना? अच्छा, उसके अलावा एक चीज और समझने की कोशिश करिए, आप इसको भी क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलोगे, क्योंकि अभी हमने एक मिनट पहले देखा कि जब कोई एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के बाद लिखा होता है, जब कोई एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के बाद लिखा होता है और वो इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है, जब कोई एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के बाद लिखा होता है और इसके बारे में कुछ बता रहा होता है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि इस डांसिंग ने हिम के बारे में कुछ बताया, इस डांसिंग ने हिम के बारे में कुछ बताया, हाँ कि ना? और ये डांसिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये डांसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसने इसके बारे में कुछ बताया, तो ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में जाएगा। बोलो भाई, आ रही है मेरी बात समझ में इतनी? अच्छा, ये वाला हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा विचित्र हो, ये वाला हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा नया हो। ये वाले तो आपने खूब पढ़ लिया अभी तक, हमने उसको नाचते हुए देखा, वी सॉ हिम डांसिंग, वी सॉ हिम प्लेइंग, वी सॉ हिम स्लीपिंग। जैसे ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये काम कर सकता है ये वाला, ऐसे ही बेयर इन्फिनेटिव भी ये काम कर सकता है। जैसे ये काम आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से कराते हो, सेम ऐसे ये काम आप बेयर इन्फिनेटिव से भी करवा सकते हो। इस सेंटेंस में क्या होता है? ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, और जैसे ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, इसमें ये जो बेयर इन्फिनेटिव है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा होता है। बोलो भाई, मेरी बात आई समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं?
जैसे ऊपर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना, ऐसे नीचे ये जो बेयर इन्फिनेटिव है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करता है। टेंशन मतलब अभी आपको लग रहा होगा यार ये अलग अलग सी बातें, कभी कुछ कभी कुछ, इन सारे को अपन समेट देंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एक रूल है, हमें इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है कि आखिर ये रूल क्यों बना, ऐसा क्यों होता है। उसी के लिए हम ये सारी कार्यस्तानी कर रहे हैं। सबसे पहली स्लाइड पे मैंने आपको क्या याद कराया, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ करते थे। जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ, ऑब्जेक्ट के बाद लग के उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे। उन्होंने अपॉइंट कर दिया मिस्टर गुप्ता को उनका प्रेसिडेंट। ऑब्जेक्ट के बाद लगकर ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ कि ना? ऑब्जेक्ट के बाद लगकर ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये बातें अपने को पता है, पहले अपन ने ये देखा। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बोला, वी सॉ हिम डांसिंग और वी सॉ हिम डांस। जैसे अभी तक हमने देखा कि एक नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, एक एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, अभी देखा ना अपन ने 1 मिनट पहले। ऐसे ही बहुत बार आप एक एक्शन को भी, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें एक्शन हो रहा है ना, इसको भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम में ले सकते हो। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर वर्ब के साथ ये स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसा नहीं हर वर्ब के साथ ही बन जाए। कुछ पर्टिकुलर वर्ब के साथ ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जब आप किसी पर्सन को कोई काम करते हुए देखते हो, है ना। इसीलिए ऐसी वर्ब दिखेंगी आपको, सी, वॉच, नोटिस, ऐसी वर्ब आपको यहां पे नजर में आएंगी। आपने किसी को कोई काम करते हुए देखा, वी सॉ हिम डांसिंग, वी सॉ हिम प्लेइंग, वी सॉ हिम स्लीपिंग, है ना। आई मेरी कुछ बात समझ में? ऐसे जब ये काम प्रेजेंट पार्टिसिपल कर सकता है, ये काम बेयर इन्फिनेटिव भी कर सकता है। यही आज अपने को पढ़ना है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बार ना ये सेंटेंसेस हैं कुछ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक बार देखो आप पहले दो को और फिर लास्ट वाले दो को चेक करना जरा एक बार, इसमें कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? कुछ अलग कुछ नजर आ रहा है इसके अंदर? यहां पे मैंने बेयर इन्फिनेटिव लिखा है, यहां पे मैंने बेयर इन्फिनेटिव लिखा है, यहां मैंने फुल इन्फिनेटिव लिखा है, और यहां भी मैंने फुल इन्फिनेटिव लिखा है। एक बार इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ो, एक बार इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ो और सोचने समझने की कोशिश करो, इनमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या आपको? करना एक बार ट्राई। बच्चे सारे सही हैं, मैं आपको पहले बता दूं, काफी बच्चे इसमें बोलने लग गए हैं कि डांसिंग आएगा। अरे दोनों ठीक होते हैं ये। वी सॉ हिम डांसिंग लिख दें, वी सॉ हिम डांस लिख दें, दोनों ही ठीक होते हैं। दोनों में हल्का सा फर्क होता है। जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हो तो इसका मतलब होता है आपने पार्शियल एक्शन देखा, कंप्लीट नहीं देखा। कहने का मतलब आप कहीं से गुजर रहे थे, वो बंदा नाचने लग रहा था, आपने देखा अच्छा वो नाच रहा है और आप चले गए। ठीक है, आपने कंप्लीट एक्शन नहीं देखा। ये जब लिखते हो तो इसका मतलब होता है जब उसने नाचना शुरू किया से लेकर जब तक वो नाचा, पूरा परफॉर्मेंस देखा, तो फिर आप ये लगाओगे। बस इतना ही फर्क होता है इसमें। ग्रामेटिकली ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो कुछ बच्चे जो यहां पे टाइप कर रहे हैं कि सर पहले वाले में डांसिंग आएगा, ऐसा नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा आपके लिए अजीब है, लेकिन आप मुझे बस ये सोच के देखो कि यहां पे ये जो डांस है, ये जो फाइट है, ये कुछ फंक्शन कर रहा होगा ना इस सेंटेंस में, ये कुछ फंक्शन कर रहा होगा। ऐसे ही यहां पे ये भी कुछ फंक्शन कर रहा होगा। क्या आपको कुछ डिफरेंस महसूस होता दोनों में? क्या इनमें आपको ये जो काम कर रहा है इन्फिनेटिव, यहां बेयर फॉर्म में है, यहां फुल इन्फिनेटिव फॉर्म में है, इसमें आपको कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है क्या? कि वहां कुछ अलग टाइप का काम कर रहा है, यहां कुछ अलग टाइप का काम कर रहा है?
चलो इन दोनों को छोड़ो, आप इन दोनों में मुझे बता दो इन्फिनेटिव क्या काम कर रहा, उसको छोड़ो, आप जाने दो, अभी आपको नहीं आ रहा समझ में, इन दोनों को जाने दो, मुझे बस इन दोनों को तोड़ के मुझे बता दो ये इन्फिनेटिव क्या काम कर रहा है। ये तो कर दोगे, 50 बार हो चुकी है ये बात, तो ये चीज चलो आपके लिए नहीं है, ये वाली बात तो 50 बार हो चुकी है, इसको करके दिखाओ। अरे बताओ भाई। आई कॉल्ड हिम टू टॉक अबाउट द इशू, मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको कॉल किया उस मुद्दे के बारे में बात करने के लिए, मैंने उसको कॉल किया उस मुद्दे के बारे में बात करने के लिए। ही रैन फास्ट, वो तेज भागा, वो तेज भागा क्यों? टू कैच द बस, बस पकड़ने के लिए। कुछ याद आ रहा है? अगर एक इन्फिनेटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई दे, अगर एक इन्फिनेटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई दे, क्यों का रिप्लाई दे, तो वो एडवर्ब की तरह से काम करता है। इस सेंटेंस को ऐसे तोड़ सकता हूं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो इन्फिनेटिव है ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। अबाउट प्रीपोजिशन है और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऐसी अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो ही सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है मैनर वाला। वो तेज भागा, वो तेज भागा क्यों भागा? बस पकड़ने के लिए, वाई का रिप्लाई है, क्यों भागा तेज? बस पकड़ने के लिए। तो फिर से ये जो इन्फिनेटिव है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये जो बस है ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव है। क्या बात, आजकल क्या पढ़ पढ़ा नहीं रहे हो क्या? इसमें कोई नई बातें थी भाई? ये भी बहुत कम बच्चे बता पा रहे हैं। हाँ जी, ये वाले जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये चीजें तो 50 बार हो चुकी हैं। जब एक इन्फिनेटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई देता है, जब एक इन्फिनेटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई देता है तो वो एडवर्ब वाले काम करता है। ये वाली बातें तो 50 बार हो चुकी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या यहां पे ये जो डांस लिखा मैंने बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में, यहां पे जो फाइट लिखा मैंने बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में, क्या ये वाई का रिप्लाई दे रहा है? क्या जैसे इसमें ये एडवर्ब बन रहा है ऐसा कोई काम कर रहा है क्या यहां पे ये? बोलो। हाँ जी। आई सॉ हिम फाइट विद हिज वाइफ। इस सेंटेंस का मतलब है मैंने उसको देखा उसकी बीवी से लड़ते हुए, मैंने उसको देखा उसकी बीवी से लड़ते हुए। क्या ये वाई का रिप्लाई है क्या? जैसे वो तेज भागा क्यों भागा? बस पकड़ने के लिए। मैंने उसको कॉल किया क्यों किया? इस मुद्दे पे बात करने के लिए। क्या ये वाई का रिप्लाई दे रहा है क्या? आई वॉच्ड हिम डांस, मैंने उसको नाचते हुए देखा। क्या ये वाई का रिप्लाई दे रहा है क्या? नहीं। कुछ मेरी बात आई समझ? कुछ थोड़ा डिफरेंस समझ में आया आपको इसमें? क्या आपको इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ में आया इन दोनों में? चलो बहुत बढ़िया, ये जो डिफरेंस अभी आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है ये बहुत काम आएगा अपने आगे, आगे अपने लिए ये बहुत काम आएगा। समझने की कोशिश करना मेरी बात। होता क्या है, देखो मैं चीजों को समअप कर दूंगा एक बार, आपको पहले थोड़ा सा रूल ही दिखाता हूं। रूल ये है कि ये कुछ वर्ब हैं, ये कुछ वर्ब है जिनके बाद बेर इन्फिनेटिव का यूज किया करो, यानी बिना टू वाले इन्फिनेटिव का यूज किया करो। ये कुछ वर्ब हैं जिनके बाद बिना इन्फिनेटिव मतलब बिना टू वाले इन्फिनेटिव का यूज किया करो। कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो कारण होगा कि इन वर्ब के साथ ऐसा हो रहा है, हाँ कि ना? और वो कारण बच्चे ऐसा है कि ये कुछ वर्ब ऐसी हैं, ये वर्ब ऐसी हैं जिनमें आप पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे और फिर उसके बाद कोई ना कोई वो एक्शन कर रहा होगा, ज्यादातर, हमेशा नहीं। ऐसे तो आई वॉच्ड अ मूवी लिख दूं, जैसे वॉच है इसमें, आई वॉच्ड अ मूवी, कहां आया इन्फिनेटिव? बात ये रूल तब लागू होगा जब इन्फिनेटिव आए, जब इन्फिनेटिव आए। आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखो क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस है, वी सॉ हिम टू क्रॉस द रोड विद हिज फादर, ठीक है? ये रूल ये कहना चाह रहा है
कि ये जो वर्ब है, सी है, वॉच है, नोटिस है, फील है, स्मेल है, लेट है, बिड है, अगर ये वर्ब आए तो इसके आगे जब आप इन्फिनेटिव लिखते हो तो उसको बेयर फॉर्म में लिखो, यानी टू क्रॉस नहीं क्रॉस लिखो। वी सॉ हिम क्रॉस द रोड लिखो। ये रूल ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ये रूल ये कहना चाह रहा है। अब ऐसा क्यों होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं आपको दो लॉजिक दूंगा, ठीक है। आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, थोड़ा नए तरीके से इस रूल को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। पुराने वाले तरीके से भी पढ़ाऊंगा और इस वाले तरीके से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पुराने तरीके से जिससे मैं जो आपके नोट्स वगैरह, जो आपने मेरे प्रिंटेड नोट्स वगैरह ले रखे होंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, वहां पे भी उस तरीके से भी बता रहा हूं, और नया तरीका जो मैंने थोड़ा सोचा है आज, उससे भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस लास्ट स्टेप थोड़ा सा चेंज होता है, सुनने समझने की कोशिश करना। थैंक यू राज भाई, थैंक यू राज शिवारे, थैंक यू। तो रूल ये है कि ये जो वर्ब है इनके बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना। रूल समझ में आया कि ये वर्ब आई, इसके बाद इन्फिनेटिव लिख रहे हो तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना, यानी विदाउट टू लिखना, ये टू काट देना। अब ऐसा होता क्यों है समझने की कोशिश करना। अगर आप एक इन्फिनेटिव से अगर आप एक इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम लेते हो, अगर आप एक इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम लेते हो तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर आप एक इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना रहे हो तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना, ठीक है। इसी रूल के पीछे का लॉजिक है ये। इन वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि ये वर्ब ऐसी हैं जिनमें ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आप एक इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम लेना चाहते हो तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना, ठीक। अब पहले पता तो हो कि यहां पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, फिर ही बेयर फॉर्म में लिख पाऊंगा। और अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर रहा तो भी बेयर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, इसका भी लॉजिक चाहिए। ये तो सर आपने एक रूल मिटाया और दूसरा रूल लिख दिया। आपने पहले रूल लिखा कि इन वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, आपने उस रूल को काट के दूसरा रूल लिख दिया कि इन्फिनेटिव जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो बेयर फॉर्म में लिखना। इसका क्या लॉजिक है, इसका भी लॉजिक देंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये जानना सीखो कि आप कैसे पता करोगे कि इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर दिया है, कि ये जो इन्फिनेटिव है यहां ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। यहां पे लिख देता हूं मैं कि इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? आप ये 3 पॉइंट चेक करोगे। पहली बात तो जो इन्फिनेटिव है वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि ऑब्जेक्ट के बाद आना चाहिए इन्फिनेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद पोजीशन होनी चाहिए इन्फिनेटिव की। दूसरी बात ये कि ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट यानी कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा ये इन्फिनेटिव में हो रहे एक्शन का डूअर होना चाहिए। इन्फिनेटिव में हो रहे एक्शन का ये डूअर होना चाहिए। और तीसरी बात में ही चेंज है, बाकी सारी बातें सेम है। तीसरी बात आप दो तरीके से समझ सकते हो। या तो ऐसा समझ लो, पहले इतना कर लें, तीसरी बात पे आ जाएं बाद में। पहले एक बार इतनी बात लगा के देखें इसमें लग रही है कि नहीं लग रही। वी सॉ हिम टू क्रॉस द रोड विद हिज फादर। हमने उसको देखा उसके पिता के साथ रोड क्रॉस करते हुए। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो वी सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गया और हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ क्या ना? अच्छा, अब मुझे बताओ क्या इन्फिनेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है? हाँ जी, पहली कंडीशन टिक हो गई। क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनेटिव में हो रहे काम का डूअर है? हिम जो है वो क्रॉस करने का डूअर है। हाँ जी, आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ इन्फिनेटिव और ये हिम इस में हो रहे काम का डूअर है। दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसलिए इसको बेयर फॉर्म में कर दो, इसलिए इसको बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में कर दो, यानी विदाउट टू का कर दो। अब इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक मेरे भाई कुछ ऐसा है, ये तीसरे पॉइंट में लॉजिक है। दो लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं, दोनों में से जो आपको पच जाए, जो आपको अच्छा लगे वो आप मान सकते हो। हुआ क्या होगा कि ग्रामेरियंस ने देखा
कि ये जो टू क्रॉस शब्द है, ना तो ये कोई नाउन बन रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि सॉ डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा तो है नहीं। ना तो ये कोई नाउन का काम कर रहा, ना ही एडवर्ब का काम कर रहा कि वाई का रिप्लाई दे रहा हो, हमने उसको क्यों देखा, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, ना ये कोई एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है खास, है ना, कि ये इसकी कोई विशेषता बता रहा हूं, तो ना ये नाउन बन रहा है, ना ये एडजेक्टिव बन रहा है, ना ये एडवर्ब बन रहा है, तो कह सकते हैं कि सेमी वर्ब वाले काम तो कर नहीं रहा। इन्फिनेटिव जिरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, ये इनके अंदर वर्ब का अंश होता है, लेकिन काम तो क्या करते हैं, ये काम तो कुछ और करते हैं ना, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना, एडवर्ब बनना, ये सब काम किया करते थे। तो यहां पे ऐसा कुछ काम कर रहा है क्या ये, यहां पे ऐसा कुछ काम कर रहा है क्या ये, कि कोई नाउन बन रहा हो, एडजेक्टिव बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है, ऐसा कुछ काम कर रहा है ये, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो ग्रामेरियंस ने कहा कि जब ये कोई ऐसे एक्शन ही नहीं कर रहा, तो फिर इसको सेमी वर्ब वाले स्ट्रक्चर में क्यों रखें, इसको वर्ब वर्ब के स्ट्रक्चर में लगा देते हैं फिर ये, क्योंकि सेमी वर्ब कहने के लिए, आधा वर्ब कहने के लिए आधा वर्ब होना चाहिए और आधे बाकी काम करना चाहिए ना, या तो नाउन बने, एडजेक्टिव बने, एडवर्ब बने, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा, तो इसलिए इसका टू ड्रॉप कर दिया। एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम टू ड्रॉप नहीं करेंगे, अगर हम टू ड्रॉप नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी इन सेंटेंसेस के अंदर। अब आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा कि हमने उसको देखा नाचते हुए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करने वाला एक बेयर इन्फिनेटिव मैंने लगाया हुआ है, हाँ क्या ना। ऐसे ही आई सब्जेक्ट है, सो वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करने वाला एक बेयर इन्फिनेटिव यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं देंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से जब इसको काम में ले रहे हैं कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन होगा इस बात में और इस बात में, पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वाला मीनिंग देना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। एक तो ये एडवर्ब बनता है, वाई का रिप्लाई देता है जब, है ना, कि मैंने उसको कॉल किया, क्यों किया, मुद्दे के बारे में बात करने के लिए, वो तेज भागा, क्यों भागा, बस पकड़ने के लिए। और ये वाला अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर है, मैंने उसको लड़ते हुए देखा, क्यों का रिप्लाई नहीं है ये, मैंने इसको देखा ये काम करते हुए, मैंने इसको देखा ये काम करते हुए, ये तो कोई अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, ये तो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि मेरे रीडर को, मेरे लिसनर को पढ़ते ही पता चल जाए कि भैया ये कोई वाई का रिप्लाई नहीं है, ये कोई एडवर्ब नहीं बनेगा, ये तो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है यहाँ पे ये बात बताने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देते हैं, यहां से टू उड़ा दो ताकि पढ़ते ही पता चल जाए। तो दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि अगर आप एक इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम लेते हो तो उसको बेयर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं उसका लॉजिक तीसरे पॉइंट में, लेकिन पहले जान तो लो कि कैसे जानोगे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो नाउन प्रोनाउन लिखा है वो इसमें हो रहे एक्शन का डूअर हो, तो समझ जाना कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। अब इसको बेयर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, तो दो लॉजिक दे रहा हूं। पहला लॉजिक तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सेमी वर्ब वाले काम ही नहीं कर रहा, ना ये नाउन बन रहा, ना ये एडजेक्टिव बन रहा, ना ये एडवर्ब बन रहा, तो इसको जब सेमी वर्ब वाले काम नहीं कर रहा इसलिए टू ड्रॉप कर दिया। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि ये एडवर्ब तो नहीं काम कर रहा कहीं, उस चीज से डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए टू ड्रॉप कर दिया। दोनों में से जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। नोट्स में आपके लिखा होगा कि ये कोई सेमी वर्ब वाला काम नहीं कर रहा, है ना, ऐसे समझ सकते हो। वरना आप ये समझ सकते हो कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों में से जो आपको समझ में आए। मैं इसमें दोनों लिख देता हूं कि एक तो ये कोई सेमी वर्ब वाले काम नहीं कर रहा, ऐसे समझ सकते हो, सेमी वर्ब वाले काम नहीं कर रहा इसलिए नॉर्मल इन्फिनेटिव से अलग है, कुछ अलग करने के लिए टू ड्रॉप कर दिया। दूसरा आप ये समझ सकते हो कि इसको, इसका डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एडवर्ब वाले स्ट्रक्चर से, कि कंफ्यूज ना हो, जो लिसनर है, जो रीडर है, वो कंफ्यूज ना हो कि एडवर्ब तो नहीं बन रहा, वी सॉ हिम, हमने उसको देखा, क्यों देखा, रोड क्रॉस करने के लिए, हमने उसको क्यों देखा, रोड क्रॉस करने के लिए। जैसे अपन देते ना, हमने किसी को देखा उससे कुछ सीखने के लिए, कहीं वैसा वाला कुछ मीनिंग तो नहीं देना चाह रहा कि हमने उसको देखा
उसका रोड, वो रोड क्रॉस कर रहा था, उससे सीखा कि रोड कैसे क्रॉस करते हैं, कहीं ऐसा कुछ मीनिंग तो नहीं दे रहा ये। वो कंफ्यूजन हटाने के लिए टू ड्रॉप कर दिया इसका, कि कोई अलग ही मीनिंग ना निकाल दे इस सेंटेंस का। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। मैं एक बार आपको पूरा समअप कराता हूं और फिर ये कुछ सवाल कराता हूं, उससे और आपकी पकड़ बनेगी। फिर से समझो। लो पहले, बिल्कुल पहली स्लाइड पे आ जाते हैं। एडवांस वर्ब टॉपिक मैंने हेडिंग डाली, थोड़ा सा मुश्किल है। 20 एक मिनट जो मैंने अभी पढ़ाया है इसको पूरे को बांध रहे हैं अपन, ठीक है। सेंटेंसेस करने के बाद और थोड़ी क्लैरिटी आएगी आपको, फिर इसको फिर पूरा बांधेंगे, ठीक। सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मेरे भाई कि आज मुझे एक रूल पढ़ाना था। वो रूल था जी ये, कि ये कुछ वर्ब है, ये कुछ वर्ब है, इनके बाद जब आप इन्फिनेटिव लिखो तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना, यानी बिना टू के लिखना। तो कुछ तो लॉजिक होगा, इन वर्ब में कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है, हाँ कि ना। उसी बात को समझने के लिए, बजाय कि सीधा रटने के, अगर सीधा रटना है तो काम खत्म। सी आया, इन्फिनेटिव आ रहा है, टू काट दो, ये तो हो गया रट्टा, ठीक है। इस सी की फॉर्म लगी हुई है, इन्फिनेटिव आया तो टू काट देते हैं, ये तो हो गया जी रट्टा। लेकिन अगर आपको समझना है, अगर आपको समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये ऐसा यहां पर क्यों हो रहा है कि इस टू को हम उड़ा रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़ानी शुरू करी, थोड़ी सी आपकी कुछ ना कुछ याददाश्त ताजा करवाई। पहले आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख के दिखाया, बिल्कुल पपलू, दूसरी क्लास में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। फिर मैंने आपको याद कराया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हो, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो वो शब्द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव बनते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन या एडजेक्टिव बन सकते हैं। पहले आपको ये कराया। उसके बाद मैंने कहा कि जैसे एक नाउन या एडजेक्टिव सब्जेक्ट, नाउन या एडजेक्टिव जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, ऐसे जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला काम है ना, ये आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और बेयर इन्फिनेटिव से भी ले सकते हो, है ना। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने वाला जो काम है, ये काम आप जैसे नाउन या एडजेक्टिव से लेते हो, ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और बेयर इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। फिर उसके कुछ सेंटेंस कराए। वी सॉ हिम डांसिंग, हमने उसको नाचते हुए देखा। वी सॉ हिम स्लीपिंग, हमने उसको सोते हुए देखा। वी सॉ हिम प्लेइंग, हमने उसको खेलते हुए देखा। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें आप पार्शियल एक्शन देखते हो। जैसे आप अपने रूम से निकल रहे थे, मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, आपने देखा एक रूम में एक लड़का नाच रहा है और आप आगे चले गए, नॉर्मल हरकत है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, तो आप ये सेंटेंस यूज करोगे। दूसरा, आप उसी रूम में थे, आप उसी रूम में बैठे थे, ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा माहौल बनाया, लिटिल लिटिल, ठीक। फिर वो एकदम से बुर्रा करके उठा, बेड पे चढ़ा और नाचना शुरू कर दिया। फिर वो गिरा। पूरी गतिविधि देखी अगर आपने, उसके नाचने शुरू होने से नाचना खत्म होने तक, फिर आप ये लगाओगे वी सॉ हिम डांस। इसमें पार्शियल एक्शन के ऑब्जर्वर होते हो आप, इसमें कंप्लीट एक्शन के। इतनी बात आती है समझ में। तो क्या देखा हमने, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नाउन या एडजेक्टिव बन सकते हैं, ऐसी ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला काम है, ये आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और बेयर इन्फिनेटिव से भी ले सकते। अब मैंने यहां पे आपको एक बात बोली कि अगर आप इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम लोगे तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना, पूरे में मत लिखना। अगर आप इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम लोगे ना, तो उसको बिना टू के लिखना। अब ऐसा क्यों, उसके लिए पहले तो ये समझो कि कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। जिस नाउन या मतलब ऑब्जेक्ट के बाद लिखा, पहली बात, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद ही आते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, पहली बात तो इसके बाद में लिखा हो। और ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन है, वो इसमें हो रहे इन्फिनेटिव में हो रहे एक्शन का डूअर, तो समझ जाना कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको बेयर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, उसके दो लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये कि ये जो इन्फिनेटिव है, ना ही यहाँ पे नाउन बन रहा, ना ही एडजेक्टिव बन रहा, ना ही एडवर्ब बन रहा, यानी सेमी वर्ब वाले कोई काम ही नहीं कर रहा। तो ये वाली बात अपने लिसनर को, अपने रीडर को पहुंचाने के लिए ग्रामेरियंस ने कहा कि टू ड्रॉप कर देते हैं, ताकि सुनने वाला समझ जाए कि यहाँ पे कुछ अलग काम कर रहा है, यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। या तो ऐसे समझ लो, या दूसरा ऐसे समझ लो कि भैया ये इन्फिनेटिव एडवर्ब भी तो बनता है, उसमें भी जनरली ऐसे ऑब्जेक्ट के बाद आ रहे होते हैं, या अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऐसे लिखे होते हैं। तो कंफ्यूजन हो सकती है इन दोनों स्ट्रक्चर में, पढ़ने सुनने वाला कंफ्यूज हो सकता है। तो इससे डिफरेंशिएट करने के लिए
अपने रीडर को, अपने लिसनर को आसान बनाने के लिए हमने यहां से टू ड्रॉप कर लिया, ताकि पढ़ते ही उसको पता चल जाए कि यहां पे कोई एडवर्ब नहीं बन रहा, यहां पे कोई नाउन नहीं बन रहा, यहां पे तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला काम करने के लिए आया है। आई मेरी बात समझ? चलो अब एक काम करो, ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनमें थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करो, क्या लगेगा, क्यों लगेगा, थोड़ा सोचो एक बार, ठीक है? और यहीं से आपको यह भी पता चलेगा कि मैंने इस रूल को रटवा के क्यों नहीं करवाया, समझा के क्यों कराया, वरना आपका गलत हो जाता कुछ। चलो एक ट्राई अपने आप करो, फिर मैं कराता हूं। अब एक ये लड़की है, इसने लिखा कि वीडियो में समझ में आता है, बाद में समझ में नहीं आता। फिर एक ये लड़का है सनत, ये भाई कह रहा है तुम पढ़ाई छोड़ दो, शादी कर लो, खाना अच्छा बनाओगी तुम। तो सनत का खाना बनवा देते हैं, ठीक है? सनत हमारी क्लास में रहने लायक नहीं है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, तो सनत का सब्सक्रिप्शन खत्म कर देते हैं। अर्पिता बच्चे, हो क्या रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन नहीं हो पा रही आपसे, ठीक है? वो कब हो पाएगी? जब आप 2 चीज़ों पे काम करोगे। पहली बात तो सेंटेंस का मीनिंग निकालना आना चाहिए, उसके लिए आपको 3 से 4 महीने कम से कम रीडिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आप पहली बार क्वेश्चंस को लगाते हो तो पहली बार 30% होंगे। जब आप 3 चैप्टर रिवाइज होने के बाद दोबारा उस चैप्टर को रिवाइज करके, 3 चैप्टर आगे खत्म होने का बताया था ना रिवीजन का स्ट्रेटजी, कि जैसे आपने सबसे पहले तो क्या करना है, एक चैप्टर खत्म हुआ उसके क्वेश्चन लगाए आपने, 30% हो पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आगे जब 3 चैप्टर हो जाए तो नया चैप्टर पढ़ने के बजाय फिर से उन 3 चैप्टर को रिवाइज करो और उनके क्वेश्चंस लगाओ। फिर जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो तीसरा बार फिर करोगे। पहली बार में 30%, दूसरी बार में 80%, चौथी बार में 100% होंगे, ठीक है? एक तो अच्छे से बंदा रिवाइज करे, प्रैक्टिस करे, और साथ में उसको सेंटेंस का मीनिंग निकालना आता हो। इन दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन बैठेगा तब आपसे सवाल होने लगेंगे। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू। इनको बताओ भाई, इसमें आंसर बताओ, कहाँ बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, कहाँ फुल इन्फिनेटिव लगेगा, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? करो ट्राई, बताओ। थैंक यू विश्वजीत भाई। हाँ जी, करें शुरू। दे वॉज हिम टू परफॉर्म डेंजरस स्टंट्स। अब मुझे बताओ, क्या ये कोई एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है? ऐसा कोई मीनिंग दे रहा है? हम, उन्होंने उसको देखा, क्यों देखा? उन्होंने उसको देखा डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए, ऐसा कुछ कहना चाहते हो? कि ऐसा कहना चाहते हो कि उन्होंने उसको देखा डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म करते हुए? ये वाला मीनिंग देना है। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं
कि ग्रामेरियंस ने अलग स्ट्रक्चर क्यों बनाया, ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। हो सकता है ना कोई 100 में से एक अतरंगी महानुभाव हो जो इसके मीनिंग ये निकालता फिरे कि हमने उसको देखा डेंजरस स्टंट परफॉर्म करने के लिए, है ना, इसको एडवर्ब समझ रहा हो। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि जब आपको ऐसे कहना है, हमने किसी को कोई काम करते हुए देखा, हमने उसको सोते हुए देखा, हमने उसको नाचते हुए देखा, हमने उसको बोलते हुए देखा, जब ऐसे वाले आपको मीनिंग देने हो, यानी ऑब्जेक्ट के बाद लगा रहे हो आप इसको, और ये इसका डूअर है, हमने हिम को देखा, ये हिम जो है परफॉर्म करने का डूअर है, ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है, और ये इस काम का डूअर, तो समझ जाओ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है, यानी ये कंफ्यूजन तो आपको खत्म करनी पड़ेगी कि एडवर्ब नहीं और बाकी काम नहीं कर रहा। इसलिए ग्रामेरियंस ने कहा कि इसका टू उड़ा दो, ताकि पढ़ते ही लिसनर को, रीडर को, इनको समझ में आ जाए कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम ले रहे हो आप इस बेयर इन्फिनेटिव से, और ये जो आगे लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट ऑफ बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। बाकी फीचर तो सेम ही रहेंगे, जैसे जिरेंड वगैरह इन्फिनेटिव इनके ऑब्जेक्ट होते थे, ऐसे बेयर इन्फिनेटिव का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बोलो, क्लियर होगी इतनी बात? अब मुझे बताओ ये वाला जो सेंटेंस है, अब मुझे बताओ ये वाला जो सेंटेंस है, इसके अंदर क्या ये टू कटेगा कि नहीं कटेगा? इस सेंटेंस में ये टू कटेगा कि नहीं कटेगा? वी ऑब्जर्व्ड हिम केयरफुली टू कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट हिम। हमने उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, हमने उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, हमने उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। अब अगर इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हो तो वी सब्जेक्ट है, ऑब्जर्व वर्ब है, और हिम इसका ऑब्जेक्ट है, केयरफुली एडवर्ब है आपका मैनर वाला। अब मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ कि ये टू कलेक्ट हिम के बाद आ रहा है, हाँ एक बात तो ठीक है, क्या ये हिम जो है ये कलेक्ट कर रहा है एविडेंस? हमने उसको ऑब्जर्व किया, हमने उस पर निगरानी रखी उसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए, हिम कलेक्ट कर रहा है क्या एविडेंस? हिम कलेक्ट कर रहा है क्या एविडेंस? नहीं, हाँ कि ना? हम कोई और कर रहा है, हम कर रहे हैं एविडेंस कलेक्ट इसके खिलाफ, तो ये तो इसका डूअर नहीं निकला, तो समझ जाओ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्या ये तो वाई का रिप्लाई दे रहा है, ये जो इन्फिनेटिव है ये यहां पर एडवर्ब बन रहा है, वाई का रिप्लाई दे रहा है वर्ब से। मेरी बात आ रही है समझ में? ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो गया। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि मैंने इसको रटा के क्यों नहीं कराया। यहां पे ऑब्जर्व वर्ब भी लिख सकते हो आप, ठीक है, वॉच और ऑब्जर्व एक ही बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको इसको रटा के करा दूं, या कह लो कि यहां वॉच वर्ब लिख देता हूं, यहां पे वॉच लिख देता हूं, मान लो मैं वर्ब, ठीक है, तो रूल तो ये कहता कि वॉच के बाद इन्फिनेटिव आएगा तो बेयर फॉर्म में आएगा, रूल तो ये कहता कि वॉच के बाद अगर इन्फिनेटिव आएगा तो बेयर फॉर्म में आएगा, तो इस लॉजिक से तो यहां भी आना चाहिए। इस ऑब्जर्व की जगह आप सोचो वॉच लिखा हुआ है, इस ऑब्जर्व की जगह सोचो कि वॉच लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ फिर तो रूल फ्लॉप हो गया। अगर आपने इसको कॉन्सेप्चुअली ना पढ़ा होता कि कब टू उड़ाना है कब टू रखना है, कब टू उड़ाना है कब टू रखना है, अगर ये आपने ना पढ़ा होता तो ये तो आपका गलत हो जाता। इसलिए आपको लॉजिकली बताया है कि कब टू उड़ाना है कब टू रखना है, क्यों उड़ता है वो टू, क्या लॉजिक है उसका, किस स्ट्रक्चर में उड़ता है। आई मेरी बात समझ में? ऐसे अगर आपको याद हो तो ये वाला जो सेंटेंस था, एक सेंटेंस करा था मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में, माई फादर या हिज फादर विल नॉट लेट, हिज फादर विल नॉट लेट कमल एंड आई गो टू दिल्ली, तो कमल एंड मी कर लिया था, कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था एडवांस फॉर्म में जाके इसका लॉजिक मिल जाएगा। माई फादर विल नॉट लेट टू मी टू गो टू दिल्ली। अब अगर आप इसके अंदर देख पा रहे हो तो माई फादर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसमें एडवर्ब है, लेट आपकी वर्ब है, ठीक है, लेट आपकी वर्ब है, मी इसका ऑब्जेक्ट है। ये क्या काम कर रहा है, मेरे पिताजी जाने नहीं देंगे मुझे दिल्ली, क्या ये इन्फिनिटिव मी के बाद लिखा हुआ है? हाँ जी। क्या इन्फिनिटिव में जो एक्शन है मी उसका डूअर है? हाँ जी। तो इसलिए ये टू ड्रॉप होकर यहां पर ये जो गो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा, और ये बेयर इन्फिनिटिव है।
इसीलिए आपने लेट वाले जितने स्ट्रक्चर होते हैं, लेट का मतलब ही होता है किसी को कोई काम करने देना। लेट का मतलब ही होता है किसी को कोई काम करने देना। तो उसमें ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। आप कितने ही छोटे छोटे देखो, लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट मी प्ले, लेट मी सिंग, बोलो, लेट हिम टॉक। अब ये सेंटेंसेस के अंदर हो क्या रहा होता है, यू इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट है क्योंकि ये इंपेरेटिव है, ये लेट आपकी वर्ब बन रही होती है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, ये बेयर इन्फिनेटिव होता है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा होता है। आप हमेशा बोलते हो ना, लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट मी सिंग, लेट मी प्ले, लेट मी स्टडी। तो उसमें ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद ये जो लिखा होता है ये क्या होता है, ये एक बेयर इन्फिनेटिव होता है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा होता है। बोलो भाई, आया समझ में? एक बार मैं अब इस सारे रूल को सम अप कर देता हूं, ठीक है? इस सारे रूल को मैं वापस से सम अप कर देता हूं। मैंने कहा कि हमने एक रूल पढ़ना है, ठीक है? वो रूल है कि इन वर्ब के बाद, इन वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव लिखना है, इन वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव लिखना है तो उसको बेयर फॉर्म में लिखा करो, यानी बिना टू के लिखा करो, ठीक है? अब अगर हम बिना लॉजिक जाने पढ़ेंगे तो गलत हो जाएंगे कुछ सेंटेंस हमारे। इसीलिए मैंने कहा कि इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं, आखिर ऐसा करते क्यों है। तो उसके लिए पहले तो मैंने आपको थोड़ी सी याददाश्त वापस ताजा कराई। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बाद लगकर उसके बारे में कुछ बताए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सेंटेंसेस हम कर चुके थे, नाउन का सब्जेक्ट, नाउन का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना कर चुके थे। ऐसे ही मैंने आज आपको बोला कि भैया आप ना ऐसे एक्शन से, बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल से या बेयर इन्फिनेटिव से भी ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला काम करवा सकते हो। ये आपके लिए आज बात थोड़ी सी नई थी, ठीक है? हमने उसको देखा नाचते हुए, हमने उसको देखा खाते हुए, हमने उसको देखा सोते हुए। जब आपका एक ऑब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप इस एक्शन को लिख के प्रेजेंट पार्टिसिपल में या बेयर इन्फिनेटिव में ये काम आप करवाते हो, ठीक है? दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क होता है कि इसमें आप पार्शियल एक्शन देखते हो, इसमें आप कंप्लीट एक्शन देखते हो। और दूसरी बात, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा नहीं आ सकता। कल पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ना, कुछ वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, मतलब जिरंड आते हैं, कुछ के बाद इन्फिनेटिव आते हैं, याद आ रहा है? एंजॉय के बाद जिरंड आता था, लेकिन वांट के बाद इन्फिनेटिव आता था। तो ऐसे ही आप हर वर्ब के साथ डांसिंग नहीं लिख पाओगे। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे आई सॉ हिम डांसिंग लिख सकते हो, वी नोटिस्ड हिम डांसिंग लिख सकते हो, लेकिन क्या वी मेड हिम डांसिंग लिख पाओगे? वी मेड हिम डांस करना पड़ेगा। मेरी बात आ रही है समझ में? तो हमेशा आईएनजी फॉर्म सही हो जरूरी नहीं है। कुछ पर्टिकुलर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, बाकियों के साथ बेयर इन्फिनेटिव आएगी। बेयर इन्फिनेटिव मोस्टली हर जगह चल जाता है उन वर्ब में, उन सारी वर्ब में बेयर इन्फिनेटिव आ सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल सारी वर्ब में नहीं आ सकता, पहली बात। दूसरा डिफरेंस वो आपको बताया कि इसमें पार्शियल एक्शन होता है, इसमें कंप्लीट एक्शन आप देखते हो। फिर मैंने आपको क्या बोला कि आपको थोड़ा सा देखने समझने की जरूरत है। ये वाला काम तो आपने 50 बार होते हुए देख लिया कि जब एक इन्फिनेटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई बन रहा होता है, जब एक इन्फिनेटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई बन रहा होता है तो उसको एडवर्ब हम कहते हैं कि एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहां पे इन सेंटेंस में हमने उसको देखा नाचते हुए, मैंने उसको देखा अपनी बीवी से लड़ते हुए, तो इन सेंटेंसेस में ना तो ये नाउन बन रहा, ना ही एडजेक्टिव बन रहा, ना ही एडवर्ब बन रहा है। मेरी बात आ रही समझ में? इसमें तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। अगर आप कहना भी चाहोगे, इसको कुछ भी कहना चाहोगे तो एडजेक्टिव कह सकते हो, क्योंकि ये हिम के बारे में कुछ बता रहा है। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो कह सकते हो, अगर आपको कुछ कहना ही है ना, अगर आपको इसको कुछ नाम टिकाना ही है कि मैं तो कहूंगा ही, तो एडजेक्टिव कह सकते हो, एडवर्ब तो नहीं कह पाओगे। हाँ कि ना? अच्छा, फिर अपन आ गए इस पे। मैंने आपको क्या कहा कि ये जो रूल है कि 100 के बाद अगर इन्फिनेटिव लिखना है तो उसको बेयर फॉर्म में लिखो। उसके पीछे का अगर लॉजिक जानना है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए मैंने एक और रूल लिख दिया कि इन्फिनेटिव जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करता है, इन्फिनेटिव जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करता है तो उसको बेयर फॉर्म में लिखा करो। ऐसा क्यों किया? पहले तो उसके लिए ये समझो कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। जानोगे कैसे? ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हो, और ये जो ऑब्जेक्ट है यानी नाउन या प्रोनाउन है, वो इसमें हो रहे एक्शन का डूअर, तो समझ जाना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? अब इतनी बात समझ में आ गई कि हिम जो है वो क्रॉस करने का डूअर है, बाद में लिखा हो तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया।
अब इसको बेयर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, इसको दो लॉजिक दिए मैंने आपको, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप समझ सकते हो। एक लॉजिक तो ये समझ सकते हो, ये नाउन भी नहीं बन रहा, एडवर्ब भी नहीं बन रहा, एडजेक्टिव भी नहीं बन रहा, तो इसको कुछ अलग करने के लिए ग्रामेरियंस ने इसका टू हटा दिया ताकि सुनने वाले को पता चल जाए कि भैया यहाँ पे ही बाकी और कोई काम नहीं कर रहा। या दूसरी बात आप ऐसा समझ सकते हो कि इस स्ट्रक्चर से कंफ्यूजन हो सकती है एडवर्ब वाली, तो उससे इसको अलग करने के लिए इस टू को ड्रॉप कर दी। दोनों में से जो आपको बात अच्छी लगे वो आप समझ सकते हो, दोनों बातें ऑलमोस्ट एक ही। फिर हमने कुछ सेंटेंसेस करे कि भैया उन्होंने उसको देखा डेंजरस स्टंट परफॉर्म करते हुए, ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ ये इसका डूअर है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, तो उसको बेयर फॉर्म में लिख लो। क्यों लिखा बेयर फॉर्म में, इसलिए लिखा मेरे भाई क्योंकि कंफ्यूजन होती कि ये एडवर्ब वाला मीनिंग निकाल रहा है, कोई इसका एडवर्ब वाला मीनिंग निकाल रहा है, कोई कुछ मीनिंग निकाल रहा है, तो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ग्रामेरियंस ने कहा कि अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर में यूज करना चाहते हो इसको, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहते हो इसको, तो ये टू ड्रॉप कर लिया करो ताकि समझ में आ जाए आपके सुनने वाले को, पढ़ने वाले को। और क्यों पढ़ाया पूरा लॉजिकली, इसलिए पढ़ाया हमने उसको ऑब्जर्व किया बड़े ध्यान से उसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए। अब यहां तो ये वाई का रिप्लाई देगा, यहां तो ये एडवर्ब बन गया, यहां थोड़ी टू उड़ाओगे, ये तो नो एरर है, ये वाला सेंटेंस तो नो एरर है, इसलिए आपको लॉजिकली पढ़ाया। आई मेरी बात समझ में? अच्छा जी, मेरे पिताजी जाने नहीं देंगे, लेट के बाद आप देखते हो ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट हिम टॉक, लेट हिम प्ले, लेट हिम स्टडी, यही ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा इसमें ना एक हेल्प वर्ब लिखी हुई है, ये हेल्प वर्ब की कहानी थोड़ी सी विचित्र है, इसको देख लो। हेल्प के साथ सब कुछ हो सकता है, हेल्प का कोई दिन ईमान नहीं। आई हेल्प हिम क्रॉस द रोड ये भी लिख सकते हो, आई हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड ये भी लिख सकते हो, आई हेल्प हिम इन क्रॉसिंग द रोड ये भी लिख सकते हो। लेकिन अगर तीनों आपके पास ऑप्शन हो, ग्रामेटिकली तो तीनों नो एरर है, ग्रामेटिकली तो तीनों ही नो एरर है, लेकिन तीनों में से कभी आपको खुद लगाना हो तो ये स्ट्रक्चर आपको प्रेफर करना है क्योंकि ये सबसे छोटा है, कंसाइज है। आई हेल्प हिम कंप्लीट द होमवर्क, आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम कलेक्ट सम मनी, आई हेल्प हिम कैच द बस, आई हेल्प हिम लिफ्ट द लगेज, आई हेल्प हिम कैरी द लगेज। तो आपने किसी की मदद करी कुछ काम करने में, तो इसको बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना सबसे बढ़िया रहता है। गलत ये भी नहीं है, फुल इन्फिनेटिव लगाना, इन प्लस जेरंड लगाना चलता ये भी है, गलत नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। लेकिन अगर कभी जीवन में आपको भरना हो तो फिर ये लगाना, या कभी ऐसा हो जाए सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए, ऐसे अंडरलाइन कर रखा हो और ये सारे ऑप्शन दे रखे हो, तब भी आप इसको प्रेफर करोगे। क्लियर हो गया? फिलअप हो, देखो एरर किसी में नहीं है, एरर की अगर बात करोगे तो ये भी नो एरर, ये भी नो एरर, ये भी नो एरर। लेकिन अगर कभी फिलअप का सवाल हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल हो, तो आप इसको प्रेफर करना। क्लियर हो गया भाई? अगर किसी बच्चे को हल्का सा ऐसे लग रहा है कि थोड़ा कम समझ में आया है, तो एक बार इसको 2x पे दोबारा देख लेना ये वाले पोर्शन को, और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? इन्फिनेटिव वाला पोर्शन से आगे बढ़ के अब अपन कॉजेटिव वर्ब की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी इन्फिनेटिव का रोल है, अभी आपको आएगा समझ में। चलो जी, एक बार जरा थोड़ा सा इन चारों सेंटेंसेस पर नजर मारना। ऊपर क्या लिखा हो उसको छोड़ो, तुम सिर्फ इन चारों सेंटेंसेस पर नजर मारो, एक बार देखना जरा क्या मीनिंग है इनके, कोशिश करना। मीनिंग में साइड पे लिखे भी हुए हैं, एक बार आप अपने आप से कोशिश करना।
हाँ जी, कुछ याद है आपको? अर्गेटिव वर्ब्स, हैपनिंग वर्ब्स। कुर्सी टूट गई, चेयर ब्रोक, कुर्सी टूट गई। तो चेयर्स हैव ब्रोकन, कुर्सियां टूट चुकी हैं। आई हैव ब्रोकन द चेयर, मैंने कुर्सियां तोड़ी हैं। यहाँ ये अर्गेटिव वर्ब है, हैपनिंग वर्ब है, यहाँ एक्शन वर्ब हो गई। आई हैव अ ब्रोकन चेयर, मेरे पास एक टूटी हुई कुर्सी है, यहाँ पे ब्रोकन एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये तीनों सेंटेंसेस तो आज तक आपने कितनी बार देख लिए होंगे जीवन में। कुर्सियां टूट गई, मैंने कुर्सी तोड़ी, मेरे पास टूटी हुई कुर्सी है। ये आपके लिए आज नया है, ये आपको आज पढ़ना है। आई हैव अ चेयर ब्रोकन, मैंने कुर्सी तोड़वाई। जब काम खुद ना करके किसी और से कराया जाए, ये वाला मीनिंग देने के लिए कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। जब आप कहना चाहते हो मैंने उससे माफी मंगवाई, मैंने उससे गाड़ी साफ कराई, मैंने उससे कमरा साफ करवाया, मैंने उससे प्रोजेक्ट बनवाया, ऐसे वाले मीनिंग देने के लिए कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हो जब आप काम किसी और से कराते हो। ठीक है, ऐसे मीनिंग्स को देने के लिए कॉजेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। पॉजिटिव वर्ब जनरली आपकी ये तीन होती है, मेक, हैव, गेट। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ओ माय गॉड पता नहीं क्या आ गया। तीन गिनती की वर्ब है, यही पॉजिटिव वर्ब बनती हैं। इन्हीं पे एरर आता है। पहले आपको इसका स्ट्रक्चर कराऊंगा, उसके बाद ये दुनिया जहान का सवाल करा दूंगा। ठीक है, काम खत्म। पॉजिटिव वर्ब का सवाल गलत नहीं होगा, आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टुच्चा सा टॉपिक है, कोई मतलब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आओ समझने की कोशिश कर। कॉजेटिव वर्ब के दो स्ट्रक्चर होते हैं। कॉजेटिव वर्ब के दो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सब दोनों स्ट्रक्चर में सबसे पहला वर्ड कॉमन है, एजेंट, यानी जो काम को करवाता है। उसके बाद पहले स्ट्रक्चर में मेक या हैव आता है, दूसरे स्ट्रक्चर में गेट या हैव आता है। फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। ठीक है, सारा गेम इसी का है, सारा गेम इसी का है कि यहां पे इस पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है। अगर इस पोजीशन पे आगे हो रहे काम का डूअर लिखा है तो बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे। अभी अपन ने पढ़ा कि अच्छा इन्फिनेटिव से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हो, ये इसका डूअर हो तो उसको बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं। अगर यहां पे रिसीवर लिखा है तो रिसीवर को दिखाने के लिए पैसिव वॉइस की सेंस चाहिए। पैसिव वॉइस की सेंस पास्ट पार्टिसिपल से आती है, इसलिए यहां पे पास्ट पार्टिसिपल आता है। और उसके बाद अगर इन्फिनेटिव ट्रांजिटिव वर्ब से बना होगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो सकता है। अगर ये पास्ट पार्टिसिपल में आप बताना चाहो कि एक्शन का रियल डूअर कौन है तो बाय प्लस रियल डूअर लिख सकते हो। ये वाली दोनों चीजें ऑप्शनल है, ये दोनों चीजें ऑप्शनल हैं, सेंटेंस में हो भी सकती हैं और नहीं भी। इधर का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। फिर से देखो मैंने क्या कहा, ऊपर वाले सेंटेंस से और अच्छा समझ में आएगा। देखो जरा, माई मदर मेड मी क्लीन द रूम, मेरी माँ ने मुझसे कमरा साफ कराया। माई मदर मेड मी क्लीन द रूम, मेरी माँ ने मुझसे कमरा साफ कराया। आई बात समझ? अब देखो क्या कर रहे हो। सबसे पहले आपने लिखा एजेंट, जो काम को कराएगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले डूअर वाले स्ट्रक्चर में आती है मेक या हैव। यहां पे आपने लिखा, जो आगे आपने एक्शन लिखना है उसका असली डूअर, माँ ने मुझसे कमरा साफ कराया। अगर यहां पे डूअर लिखोगे तो यहां बेयर इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा। और इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी, डिपेंड करेगा ट्रांजिटिव से बना है कि इंट्रांजिटिव से। ये बेयर इन्फिनेटिव। ऐसे ही क्या लिखा मैंने, दे गॉट देयर कार रिपेयर्ड, उन्होंने उनकी गाड़ी रिपेयर कराई। उन्होंने कराई, दे लिख दिया, गेट या हैव लगाया। उसके बाद यहां पे कार तो किसी को रिपेयर करेंगे नहीं, कार को रिपेयर किया जाएगा। अगर यहां रिसीवर लिखोगे तो यहां पास्ट पार्टिसिपल आएगा। आगे आप लिखना चाहो बाय द मैकेनिक, बाय सोहन, उन्होंने अपनी गाड़ी रिपेयर कराई सोहन से। लिखना चाहो तो लिख दो, पैसे में डूअर बताना जरूरी नहीं होता, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। फिर से देखो, पॉजिटिव वर्ब के दो स्ट्रक्चर है, एक ये डूअर वाला, एक ये रिसीवर वाला। सबसे पहले लिखोगे जिसने काम को कराया, डूअर वाले में मेक या हैव आता है, रिसीवर वाले में गेट या हैव आता है। सारा गेम है इसका। एरर आपको दिखेगा यहां, बेयर इन्फिनेटिव आना था, फुल इन्फिनेटिव लगा देगा, पास्ट पार्टिसिपल लगा देगा, सारा एरर आएगा यहां पे। एरर आपको इस पोजीशन पे देखना हमेशा यहां, और वो एरर डिपेंडेंट है इस वर्ड पे। डूअर लिखा हो तो बेयर इन्फिनेटिव। बस दो बातें याद रखना है, यहां पे अगर डूअर लिखा होगा तो इधर बेयर इन्फिनेटिव आएगा, रिसीवर लिखा होगा तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा। बस इतनी बात अगर आप याद कर लो तो पॉजिटिव वर्ब का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है। आपने अभी 2 मिनट पहले देखा
कि भैया अगर ऑब्जेक्ट के बाद लिखना हो, ये इसका डूअर हो, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में बेयर इन्फिनिटिव लिखते हैं, अभी पढ़ा अपन ने। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पास्ट पार्टिसिपल पैसिव की सेंस देता है। अब यहां पे अगर रिसीवर लिखा हुआ, कार थोड़ी किसी को रिपेयर करेगी, कार को रिपेयर किया जाएगा। अगर यहाँ रिसीवर लिखना है तो पैसिव की सेंस देनी है, और पैसिव की सेंस के लिए पास्ट पार्टिसिपल आते हैं। इतनी बात अगर आप याद कर लो तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। डूअर लिखा हुआ था, बेयर इन्फिनिटिव आया, रिसीवर लिखा होता तो पास्ट पार्टिसिपल आता है। इतनी सी बात पे ये सवाल है। आप ट्राई करो पहले, फिर मैं कराता हूं। करो ट्राई। हाँ जी। रजत हैड द मैकेनिक। अगर ये सेंटेंस इतना ही हो जाए तो मतलब हो जाएगा रजत के पास मैकेनिक था, है। लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है। रजत हैड द मैकेनिक टू रिपेयर द कार बिकॉज हिज कार हैड स्टार्टेड एक्टिंग अप इन द मिडल ऑफ द जर्नी। एक्ट अप का मतलब होता है गड़बड़ होने लग जाना, ठीक है, अपने रंग दिखाने लग जाना। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि रजत ने मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर कराई क्योंकि उसकी गाड़ी रंग दिखाने लग गई थी जर्नी के बीच में ही, यानी उसमें गड़बड़ होने लग गई थी। रजत ने मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर कराई, यही मतलब है। अरे हाँ कि ना? खुद सोच एक बार, ऐसी बात नहीं है बहुत चमक चमक के दिखते हैं एरर। हेड के बाद तो V3 ना आता। खुद सोच एक बार, अगर ये वो पहले वाला हेड होता जो आज तक तैने पढ़ा तो V3 आता। तो और कभी ऐसा होता है कि हेल्पिंग और फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, ऐसा कभी जिंदगी में स्ट्रक्चर देखा? नहीं। तो आपको बड़े आसान हिंट है, मेक हैव गेट 3 तो वर्ब है, मेक हैव गेट 3 ही तो वर्ब है। और अगर आपको लगे कि यार ये वो काम नहीं कर रहे जो पहले करते हुए देखे हमने, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के भी बाद आए? ये हो सकता है क्या? मेक हैव गेट 3 अक्षर दिखाई दें, 3 वर्ब दिखाई दें, और इनके मीनिंग वो ना निकल रहे हो जो पहले निकलते हैं। मेक माने बनाना, गेट माने प्राप्त करना, और हैव हेल्पिंग वर्ब वाला या खाना, ऐसा कोई मीनिंग तो निकल नहीं रहा। तो समझ जाओ पॉजिटिव वर्ब का सवाल आ गया। ठीक है, पहचान बता रहा हूं आपको। मेक हैव गेट ये ऐसे अक्षर, ये ऐसी वर्ब आपको नजर आए और इनके वो मीनिंग ना निकल रहे हों जो जनरली आपने देखे हैं, तो समझ जाना कॉजेटिव वर्ब का सवाल आ गया। कॉजेटिव वर्ब के सवाल में दो ही बातें याद करने कह रहा हूं। अगर यहां डूअर लिखोगे तो आगे वेर इन्फिनिटिव आएगा, अगर यहां पे रिसीवर लिखोगे तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा। इतनी सी बात अगर याद कर लो तो पॉजिटिव वर्ब के सवाल गलत नहीं होंगे। तो रजत ने मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर कराई, मैकेनिक को थोड़ी रिपेयर करोगे, मैकेनिक इस काम का डूअर है, डूअर है तो यहां बेयर इन्फिनिटिव आएगा, फिर टू को उड़ा दो। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कॉजेटिव वर्ब के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। ये असली डूअर है इस सेक्शन का, और ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो बेयर इन्फिनिटिव है। बोलो, कोई समस्या? ठीक है। प्रिंसिपल ने पियोन से बेल बजवाई, प्रिंसिपल ने पियोन से बेल बजवाई। ठीक है। अब फिर से वही बात, हैव या मेक वर्ब लगी हो, यहां पे डूअर लिखा हो, तो समझ जाओ फिर से वही बेयर इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने पियोन से बेल बजवाई, बेल बजाने का ये पियोन डूअर है,
बेल बजाने का ये पियोन डूअर है, इसलिए यहां पे आपको बेयर इन्फिनेटिव लिखना है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। हाँ जी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हो जो बेसिकली एजेंट होता है जो काम को करवाता है कॉजेटिव वर्ब में। जनरली तो पहले सब्जेक्ट खुद ही काम करता था, कॉजेटिव वर्ब के स्ट्रक्चर में काम को कराता है। वर्ब लिखी फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा। अगर डूअर लिखोगे तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा। ऐसे ही प्रिंसिपल ने बेल बजवाई पियोन के द्वारा। इस बार आपने क्या किया, देखो यहाँ पे गेट के बाद आपने बेल लिख दिया। अब बेल तो किसी को बजाएंगी, बेल को बजाया जाएगा, यानी इस बार आपने रिसीवर लिख लिया। और अगर रिसीवर लिख लिया तो पैसिव की सेंस देने के लिए कि इसने इस काम को नहीं किया, इस पर ये काम किया गया है, आपको पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा, यानी V3 लगाना पड़ेगा, यानी यहां पर रंग लगाना पड़ेगा, रिंग रैंग रंग। एनिमल्स शुड हैव देयर टीथ टू फिल लाइक ह्यूमंस। जानवरों को भी अपने दांत भरवाने चाहिए, जैसे इंसान अपने दांत में कैविटी वगैरह लग जाती है तो उसको भरवा के आ जाते हैं ना, तो जानवरों को भी अपने दांत भरवाने चाहिए इंसानों की तरह। जानवरों को भी अपने दांत भरवाने चाहिए इंसानों की तरह। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, है वर्ब लगी हुई है, दांत कुछ भरेंगे कि दांतों को भरा जाएगा? दांत कुछ भरेंगे कि दांतों को भरा जाएगा? रिसीवर बनेंगे, रिसीवर बनेंगे तो यहां पे फील्ड लिखना पड़ेगा। बोलो भाई, समझ में आया? इतनी सी बात याद करनी। अगर डूअर लिखोगे तो आगे बेयर इन्फिनेटिव आएगा, रिसीवर लिखोगे तो पास्ट पार्टिसिपल है। पहली बात देखो, फिर से बांध देता, पॉजिटिव वर्ब के सवाल को 2 लाइन में खत्म कर सकते हो आप। सबसे पहले पकड़ो कि ये पॉजिटिव वर्ब का सवाल है। कैसे? मेक, हैव, गेट, ये 3 मेन वर्ब आपको नजर आए, 3 में से कोई एक, और इनके मीनिंग वो ना निकल रहे हो। जैसे हैव का मतलब यहां पे कोई खाना है क्या, कोई हेल्पिंग वर्ब बन रहा है? गेट का मतलब यहां प्राप्त करना है। मेक का मतलब यहां बनाना है? नहीं ना। मेक, हैव, गेट वर्ब आए और इनके वो मीनिंग ना निकल रहे हो जो पहले आपने देखे, समझ जाओ पॉजिटिव वर्ब का सवाल आ गया। जैसे ही पता चले पॉजिटिव वर्ब का सवाल आ गया तो 2 ही बातें तो याद करनी है। अगर पॉजिटिव वर्ब का डूअर लिखोगे तो बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, रिसीवर लिखोगे तो पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, बात खत्म। चलो, इस बार एक भी गलत नहीं होना चाहिए भाई सबका। ये चारों करके दिखाओ फटाक से। हाँ जी, वी गॉट द लेटर्स टू डिलीवर टू अर रिलेटिव्स। ठीक है, बेसिकली हमने अपने रिलेटिव्स को लेटर डिलीवर कराए। हमने अपने रिलेटिव्स को लेटर डिलीवर कराए। वी गॉट द लेटर्स टू डिलीवर टू आर रिलेटिव्स। हमने अपने रिलेटिव्स को लेटर डिलीवर कराए। अब लेटर किसी को डिलीवर करेंगे कि लेटर को डिलीवर कराया जाएगा? हालांकि इस सेंटेंस के अंदर वैसे सेंटेंस डालना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका हो सकता है ये मीनिंग भी निकाल ले कोई बच्चे का कि हमें लेटर्स मिले थे। क्यों मिले थे हमें लेटर्स? डिलीवर करने के लिए अपने रिलेटिव्स को। मान लो तुम बच्चे हैं, तुम्हें बांट दिए कि भैया बांट के आ जाओ, है ना। लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं। हमें लेटर्स मिले थे डिलीवर करने के लिए, तुम कोई पोस्टमैन थोड़ी हो। तो ज्यादा अच्छा तो मीनिंग ये निकलेगा कि हमने लेटर्स डिलीवर कराए। ठीक है, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चे क्या कहेंगे, इसका मीनिंग ये निकाल देंगे, हमें लेटर्स प्राप्त हुए थे। गेट को जो जैसे गेट माने प्राप्त करना होता वही वर्ब मान लिया, इसको पॉजिटिव वर्ब नहीं माना। हमें लेटर्स मिले थे अपने रिलेटिव्स को डिलीवर करने के लिए। अब डिलीवर करने का काम तो पोस्टमैन का होता है, तुम थोड़ी डिलीवर करोगे। लेटर डिलीवर कराने के लिए होता फिर भी सोचते, है ना। तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ मीनिंग निकाल रहे हो तुम। सबसे बढ़िया इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकलेगा
कि हमने लेटर्स डिलीवर कराए अपने रिलेटिव्स को, ठीक है। अब फिर वही बात, गेट लगा हुआ है, कॉजेटिव वर्ब की पहचान है, लेटर रिसीवर है तो डिलीवर्ड कर दोगे आप यहां पे। महिमा टोल्ड मी, महिमा ने मुझे बताया कि उसने इक्विपमेंट शिप करा दिए यस्टरडे। शिप कराने का मतलब होता है जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर नहीं देखते, शिफ्ट मतलब भेज देना, ट्रांसपोर्ट पर लगा देना। तो महिमा ने मुझे बताया कि उसने इक्विपमेंट को शिप करा दिया कल। मेक हैव गेट वर्ब लगी हो, ठीक है, वो मीनिंग ना निकल रहा हो, उसके पास इक्विपमेंट था, ऐसा कोई मीनिंग थोड़ी निकल रहा। फिर इसका क्या मतलब आगे आ रही है बात समझ में? तो समझ जाओ पॉजिटिव वर्ब है। अब इक्विपमेंट तो किसी को शिप करेगा नहीं, इक्विपमेंट को शिप किया जाएगा, रिसीवर लिख रहे हो तो शिफ्ट कर दोगे यहां पे। द कोच मेड द प्लेयर्स टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। कोच ने प्लेयर से बड़ी कड़ी प्रैक्टिस कराई। कोच ने प्लेयर से बड़ी ही हार्ड प्रैक्टिस कराई। अब कोच ने प्लेयर्स को बनाया, क्या ये मीनिंग देना है? कोच ने किसी से कुछ कराया, पॉजिटिव वर्ब वाला मीनिंग है। प्लेयर प्रैक्टिस करने के डूअर है, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर बेर इन्फिनेटिव आएगा। रजत विल हैव हिज सन टू एडमिट इन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। रजत अपने बेटे का एडमिशन कराएगा वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में से। तो हैव, रजत के पास लड़का है, ऐसा कुछ मीनिंग देना, वो कुछ कराएगा, पॉजिटिव वर्ब वाला मीनिंग है। क्या सन किसी को एडमिशन करा रहा है कि सन का एडमिशन किया जाएगा? सन किसी को एडमिट करा रहा है कि सन को एडमिट किया जा रहा है? तो यहां पे सन तो रिसीवर है, तो पैसिव चाहिए, तो यहां पे एडमिटेड आएगा। बोलो भैया, कुछ दिमाग की बत्ती जली क्या? अब थोड़े से कुछ टेढ़े सवाल जो पॉजिटिव वर्ब पे आ सकते हैं, 99% तो यही सवाल आएंगे, ठीक है। फिर भी अगर पेपर बड़ा मुश्किल बनाना हो, जबरदस्ती आप लोगों का खून पीना हो, तो फिर कुछ टेढ़े सवाल इस प्रकार से हो सकते हैं। पहले दो के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि इस बार है तो पॉजिटिव वर्ब भी, लेकिन उसको पैसिव में लिख दिया। है तो पॉजिटिव वर्ब भी, लेकिन उसको पैसिव में लिख दिया गया। चेक करो एक बार। प्लेयर से हार्ड प्रैक्टिस कराई कोच के द्वारा, प्लेयर से हार्ड प्रैक्टिस कराई गई कोच के द्वारा। ही वॉज मेड, उससे माफी मंगवाई गई उसकी गलती के लिए। आ रही बात समझ? है तो पॉजिटिव वर्ब भी, किसी से कोई काम कराया जा रहा है, लेकिन पैसिव में लिख दिया। अब यहां पे बात समझने की कोशिश करना कि जब आप एक्टिव में लिख रहे हो तो ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। यहां पे आप बेयर इन्फिनिटिव क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आप इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम में ले रहे हो, और आपको पता पैसिव में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। अगर मैं इसको पैसिव में लिख दूं, अगर मैं इसी को पैसिव में लिख दूं कि आई वॉज मेड, तो क्लीन तो नहीं लिख पाओगे, टू क्लीन लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट ही नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ये बेयर इन्फिनिटिव वाला फंडा खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पैसिव में अगर पॉजिटिव वर्ब पैसिव में दी हो, अगर पॉजिटिव वर्ब पैसिव में दी हो, तो यहां पे बेयर इन्फिनिटिव नहीं फुल इन्फिनिटिव का यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिसीवर वाले में तो वैसे ही पैसिव नहीं बनता। द प्लेयर्स वर मेड टू प्रैक्टिस हार्ड करना पड़ेगा इस बार आपको यहां पे। ऐसे ही वॉज मेड टू अपोलोजाइज लिखना पड़ेगा आपको यहां पे। मैंने क्या कहा, 99% पॉजिटिव वर्ब के सवाल वहीं से आएंगे। फिर भी अगर आपको परेशान करना हो तो इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब को पैसिव में लिख देगा, ठीक है। पैसिव वो बेयर इन्फिनिटिव वाले स्ट्रक्चर का ही बन सकता, दूसरे का नहीं बन सकता, क्योंकि पैसिव तभी बनता जब ऑब्जेक्ट हो। उसी में ऑब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होगा, नीचे वाले में तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो इसी का पैसिव बन सकता है। और जब इसको पैसिव में लिखोगे तो ध्यान रखना बेयर को फुल इन्फिनिटिव में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा तो वो जो बेयर इन्फिनिटिव में लिखने वाला लॉजिक था वो खत्म हो गया। अब इसको फुल इन्फिनिटिव में लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा अभी अपन ने देखा कि जो डूअर वाला स्ट्रक्चर था उसमें मेक या हैव आता है, और जो रिसीवर वाला स्ट्रक्चर था उसमें हैव या गेट आता है। अगर मैं गेट को डूअर वाले स्ट्रक्चर में यूज कर दूं, ही गॉट हिज फ्रेंड्स इन्वेस्ट इन द कंपनी। अब बेसिकली इसका मतलब है कि उसने अपने फ्रेंड से इन्वेस्ट कराया कंपनी में। फ्रेंड इन्वेस्ट करने के डूअर है, डूअर वाला स्ट्रक्चर और गेट लिख दिया। ऐसे शी गॉट हर हस्बैंड,
बेसिकली उसने अपने हस्बैंड से नया बैग खरीदवाया उसके लिए, तो हस्बैंड खरीदने का डूअर है, डूअर वाले स्ट्रक्चर में गेट लिख दिया। डूअर वाले में तो मे क्या हैव आता है और रिसीवर वाले में हैव या गेट आता है। अगर कभी डूअर वाले स्ट्रक्चर में गेट दिख जाए वहां पे भी फुल इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा आपको। अब इसके पीछे का लॉजिक, जैसे इसका लॉजिक दिया ऐसे इसका भी लॉजिक क्या है कि ये अब पॉजिटिव वर्ब की तरह से काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब होता है बेसिकली किसी को कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करना है, मजबूर करना। ठीक है, तो ही गॉट हिज फ्रेंड्स का मतलब है उसने अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर लिया। ही कन्विंस्ड हिज फ्रेंड्स टू इन्वेस्ट। ऐसे ही शी कन्विंस्ड हर हस्बैंड टू बाय। जब आप गेट को डूअर वाले स्ट्रक्चर में यूज करते हो तो ये पॉजिटिव वर्ब वाला काम करना बंद कर देता है। इसका मीनिंग कन्विंस्ड टाइप का निकलता है। और उस केस में कुछ करने के लिए उसने कन्विंस किया, क्या करने के लिए, ये करने के लिए, तो फिर फुल इन्फिनेटिव लिखोगे, वाई का रिप्लाई टाइप आने लग जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक टर्म होती है जी परफेक्ट इन्फिनेटिव। जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल कुछ याद है? परफेक्ट पार्टिसिपल याद है? इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म। ऐसे इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, उसकी जगह पे टू प्लस हैव प्लस V3, ये स्ट्रक्चर होता है इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म। ये कब लगाया जाता है भैया? परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगा रहे थे? ये बताने के लिए कि ये जो आगे आपने एक्शन लिखा ना, इससे पहले ये काम हो चुका। हैविंग प्लेड फॉर 2 hours ही वेंट होम। 2 घंटे खेलने के बाद वो घर चला गया। हैविंग रेस्टेड फॉर 2 hours दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। 2 घंटे रेस्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी वापस चालू करी। कुछ याद आया? परफेक्ट पार्टिसिपल का काम था कि भैया जो आपने मेन वर्ब में एक्शन लिखा इससे पहले ये काम हो चुका, वही काम कुछ इसका है। वैसे तो इन्फिनेटिव आते हैं आगे कभी एक्शन होना हो। फ्यूचर में पढ़ा था ना अपन इन्फिनेटिव में, आई वॉन्ट टू बाय दिस बैग, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी। वॉन्ट अभी कर रहे हो, फ्यूचर में वो काम होगा। वैसे तो इन्फिनेटिव लगाए जाते हैं आगे होने वाले एक्शन के लिए, लेकिन अगर आपको कभी इन्फिनेटिव का यूज करना और ऐसे एक्शन के लिए यूज करना जो पहले हो चुका, तो वहां ये लगाओगे। जैसे द साइंटिस्ट क्लेम्ड टू फाइंड अ क्योर फॉर जीका वायरस। साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि उसने ढूंढ लिया इलाज जीका वायरस का। अब मुझे बताओ, पहले वो क्लेम करेगा कि पहले वो ढूंढेगा? पहले वो क्लेम करेगा कि पहले वो ढूंढेगा? ऑब्वियस बात है, क्लेम तो बाद में करेगा ना। साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि वो ढूंढ चुका है इसका इलाज, तो आपको चाहिए यहां पे क्लेम से पहले ये काम हो जाए, है ना। वैसे तो जब मेन वर्ब से पहले ही काम हो जाता तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि जिरंड आते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है उनके बाद जिरंड का यूज होता ही नहीं, होता ही इन्फिनेटिव का है। अब बताना है कोई ऐसा एक्शन जो पहले ही हो चुका, लेकिन जिरंड लगा नहीं सकते, तो फिर क्या इलाज बचा? परफेक्ट पार्टिसिपल लगाओगे, टू हैव फाउंड करोगे। और क्लैरिटी आएगी थोड़ा सा, एक बार इसको देखो। और क्लैरिटी आएगी थोड़ा सा, एक बार इसको देखो। ही रिपेंटेड। अब आपने वो कहानी सुनी होगी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की। एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, रोज वो किसान जाता था अंडा बेच के आ जाता था, है ना। लेकिन एक दिन उसको सोचा ये रोज एक एक अंडे का क्या, एक ही दिन में अमीर हो जाऊं। मुर्गी मार दी उसने। फिर उसको देखा, अरे यार पछतावा हुआ, तो वो पछताया उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार के। पढ़ी हुई आपने कहानी। अब पछतावा कब होता है? जब वो काम कर चुके हो। इन्फिनेटिव तो आगे के लिए आता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये टू बी किलिंग लिख दिया, किल्ड लिख दिया। अब आपका मन कुलबुला रहा है यहां पे किलिंग ढूंढने के लिए। ही रिपेंटेड किलिंग द हैन, मन कर रहा आपका। लेकिन अगर किलिंग ऑप्शन में ही नहीं है, फिर क्या करोगे? जो काम जिरंड करता है कि ये काम पहले ही हो चुका था, वही काम तो परफेक्ट इन्फिनेटिव करता है। अगर जिरंड ना मिला तो फिर मैं ये लगा लूंगा, जिरंड ना मिला तो फिर मैं ये लगा लूंगा। अरे हाँ के ना। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का काम समझ में आया। इसका काम है किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करना जो मेन वर्ब से पहले ही हो चुका था। अब ये कब मजबूरी होगी इसको लगाने की? या तो सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जिरंड ऑप्शन में ना हो, या कोई वर्ब ऐसी हो जिसके बाद आते ही इन्फिनेटिव है लेकिन एक्शन ऐसा हो कि जो पहले ही हो चुका। तो ऐसी दो मजबूरियों में आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करना पड़ता है।
एक ये सवाल है जी एडवर्ब चैप्टर का। एडवर्ब चैप्टर की प्रैक्टिस में मैंने करवाया था और तब मैंने कहा था कि ये परफेक्ट इन्फिनेटिव जो है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव जो है ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। देखो आज वो आ गया। कुछ याद आ रहा है? प्रैक्टिस, अगर एडवर्ब की प्रैक्टिस क्लास देखी होगी तो आई नेवर रिमेंबर, मैं कभी याद नहीं रखता। कहना क्या था कि मुझे याद नहीं कि मैं कभी मिला हूं इससे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी से, या ऐसा कह लो कि मुझे याद है मैं कभी नहीं मिला इससे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी से, ये कहना था। और तुमने कह दिया मैं कभी याद नहीं रखता, ये तो गड़बड़ है। तो इसका क्या आपको सॉल्यूशन बताया था? या तो आप ऐसा लिखो, या तो आप ऐसा लिखो आई रिमेंबर नेवर, आई रिमेंबर नेवर, या तो ऐसा लिख लो, या फिर आई डोंट रिमेंबर। सॉल्यूशन याद है इस सवाल का? जब आप लिखोगे आई डोंट रिमेंबर तो मतलब निकलेगा कि मुझे याद नहीं है कि मैं मिला हूं इससे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी से। और जब आप लिखोगे आई रिमेंबर नेवर तो वो नेवर माना जाएगा इसके लिए कि मुझे याद है मैं कभी नहीं मिला, वो नेवर इसको क्वालिफाई करने लग जाएगा कि मुझे याद है मैं कभी नहीं मिला इससे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी से। तो जो टू हैव मेट है ये परफेक्ट इन्फिनेटिव था। उस सेंटेंस में मैंने बोला था एडवांस वर्ब में आएगा, टेंशन मत लेना। ये आ गया जी स्ट्रक्चर। बोलो जी, क्लियर हो गया? लास्ट दो छोटे छोटे सेंटेंसेस है फिर छुट्टी हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट है जी, नीड के साथ, नीड के साथ अगर जिरंड लिख दूं, नीड के साथ अगर जिरंड लिख दूं तो वो अपने आप ही पैसिव मीनिंग देने लग जाता है। नीड के साथ अगर जिरंड लिख दूं तो वो अपने आप ही पैसिव मीनिंग देने लग जाता है। ठीक है, एक काम करो, पहले इस वाले को देखो फिर इसमें आएंगे। इस वाले सेंटेंस को देखना, आर किचन, हमारी किचन को जरूरत है पेंट किए जाने की, ये मीनिंग देना है। हमारी किचन को जरूरत है पेंट किए जाने की, यही मीनिंग देना है। हाँ क्या ना? किचन तो किसी को पेंट करेगी नहीं, किचन को पेंट किया जाएगा तो यानी पैसिव आएगा। तो ये वाले दो तो पैसिव है नहीं, इनको तो रेस से बाहर निकाल दो। आर किचन नीड्स टू बी पेंटेड या पेंटिंग दोनों लिख सकते हैं। अभी के लिए मैंने समझाने के लिए लिखा, पेपर में एक ही ऑप्शन आएगा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आर किचन नीड्स पेंटिंग लिख दें या आर किचन नीड्स टू बी पेंटेड लिख दें, एक ही बात है। सेम ऐसे ही इस मशीन को रिपेयर किए जाने की जरूरत है जितना जल्दी हो सके। तो मशीन तो किसी को रिपेयर करेगी नहीं, मशीन को रिपेयर किया जाएगा। तो या तो आप यहां पे इन्फिनेटिव का पैसिव लगा दें, दिस मशीन नीड्स टू बी रिपेयर्ड, दिस मशीन नीड्स टू बी रिपेयर्ड। इन्फिनेटिव लिखोगे तो पैसिव आपको लिखना पड़ रहा है, इन्फिनेटिव लिखोगे तो पैसिव आपको लिखना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप जिरंड लिख दोगे ना तो बीइंग रिपेयर्ड लिखने की जरूरत नहीं, नीड्स रिपेयरिंग सीधा लिख दो। नीड वर्ब के साथ जब आप जिरंड लगा देते हो तो वो अपने आप ही पैसिव मीनिंग देने लग जाता है, पैसिव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्फिनेटिव लिखोगे तो पैसिव करना पड़ेगा, लेकिन जिरंड लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली पैसिव मीनिंग देने लग जाता है। हाँ जी, आई मेरी बात समझ में? बोलो। तो ये था जी अपना एडवांस वर्ब की आज तीसरी क्लास। इसके साथ अपना एडवांस वर्ब टॉपिक खत्म होता है। पहली दो क्लासेस तो आपको लाइट लगी होंगी, ये वाली क्लास आपको थोड़ी हैवी लगी होगी। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि इस क्लास को एक बार 2x स्पीड पर दोबारा देख लेना, हर एक बच्चा, ठीक है, ताकि और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। होते हैं ना यार कुछ टॉपिक मुश्किल भी होते हैं, उन पे अपने को ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, उसी में से एक ये था। तो थोड़ा सा कोशिश करना टाइम निकाल के इस वाले पोर्शन को, जो आज वाली जो क्लास है, उसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करना, ठीक है? और कोई सेंटेंस तो नहीं छूट गया? चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जैसा कि आपको भाई पहले बताया था मैंने कि इस बार सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी, इसलिए आज एक्स्ट्रा क्लास ली है ना मैंने।